नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में यूनिट नंबर 9, जो बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जनसंख्या और समाज से जुड़ी हुई टॉपिक है, जिस पर हम पहले भी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम एक नए टॉपिक पर, इसी यूनिट के एक नए टॉपिक पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक है, ये वो यूनिट है जो आपको सामान्यतः पाठ्यक्रमों में दिखाई नहीं देती, सामान्य पाठ्यक्रमों में। और एमपीपीएससी के सिलेबस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरी की पूरी 10 इकाइयां एक जगह पर आपको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, हम पूरी 10 की 10 इकाइयां कवर करवा चुके हैं। तो अब चल रहे हैं हम रिवीजन पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो प्रतिदिन हम 50 प्रश्न करते हैं, तो इस टॉपिक से जुड़े हुए 50 प्रश्नों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इन 50 प्रश्नों को करने के बाद आपको क्लियर होगा कि यूनिट नंबर 9 को पढ़ना कैसे है, क्योंकि बहुत से लोग केवल जनगणना के आंकड़े पढ़ के चले जाते हैं, या बहुत से लोग केवल मातृ मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, इसकी परिभाषाएं पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन आपको पढ़ना पूरे तरीके से है। ठीक है, हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के मध्य गैर रेखीय संबंध को प्रदर्शित करने वाला वक्र का 1975 में प्रतिपादन किया? तो यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई। देखिए, प्रश्न में ही अगले प्रश्न के लक्षण छुपे हुए हैं, यानी इस प्रश्न के अंदर भी कई सारी बातें छुपी हैं। तो पहली बात तो आपको व्यक्ति का नाम मालूम होना चाहिए कि किसने ये वक्र तैयार किया था। दूसरा, ये वक्र तैयार कब हुआ था। और तीसरा, ये वक्र जो है, कर्व है, वो किसके बीच में रिलेशन बताता है। तो पहली बात तो ये प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के बीच में रिलेशन बताता है, तो ये तो क्लियर हो गया। कब डेवलप हुआ? 1975 में डेवलप हुआ। अब बात यह है कि ये वक्र जो है, ये किसने डेवलप किया था। तो ऑप्शन है थॉमस माल्थस, सैमुअल प्रेस्टन, डेविड ग्लास या फ्रैंक नोटेस्टीन। जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। तो ये जो वक्र है, कर्व है, ये किसने डिजाइन किया था, या किसका वक्र का प्रतिपादन किसने किया 1975 में, जो जीडी पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, इनके बीच के संबंध को बताता है। अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, अगर आपने यूनिट नंबर 9 को अच्छे से पढ़ा हुआ है, यूनिट नंबर 9 आपने पूरी कवर कर ली है, अच्छे से नोट्स बना लिए हैं, तो ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि इसे 1975 में डेवलप किसने किया था? इसे डेवलप किया सैमुअल प्रेस्टन ने। 1975 में सैमुअल प्रेस्टन ने, इसलिए इसे प्रेस्टन वक्र कहा जाता है, इसीलिए इसे प्रेस्टन कर्व भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? प्रेस्टन कर्व कब डेवलप हुआ? 1975 में डेवलप हुआ। प्रेस्टन कर्व हमें क्या बताता है? ये प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के बीच का क्या रिलेशन है, ये बताता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में कौन कौन से कथन हैं, इस पर चर्चा हो रही है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसमें जन्म के 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले मरने वाले बच्चों को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मापा जाता है। नवजात मृत्यु दर जन्म के पहले 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को दर्शाती है। अब प्रश्न पूछा गया है, इसके कूट क्या है, इसको भी समझिए। कूट क्या है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन ए सही है, कथन दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। अब पहले ध्यान से समझिए, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। बात हो रही है शिशु मृत्यु दर की। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि भाई अगर ऐसे बच्चे ठीक है, कि भाई आपके बात हो रही है शिशु मृत्यु दर की, तो ऐसे पहली बात तो शिशु मृत्यु दर को हमेशा प्रति 1000 पर मापा जाता है, प्रति 1 लाख पर नहीं। प्रति 1 लाख पर मातृ मृत्यु दर को मापा जाता है, यानी 1 लाख पर तो होता ही नहीं है, यानी पहला स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो गया। अब आता है दूसरा स्टेटमेंट, नवजात शिशु मृत्यु दर। याद रखिएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम देखेंगे इसके आगे जाके कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। नवजात शिशु मृत्यु दर जन्म के पहले 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को दर्शाती है, ये सही बात है। ठीक है,
तो ये नवजात शिशु मृत्यु दर क्या होती है? एक ऐसी मृत्यु दर जहां बच्चा 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाया, 28 दिन से पहले ही डेथ हो गई, तो इसे कहते हैं नवजात शिशु मृत्यु दर। दूसरा होता है शिशु मृत्यु दर, यानी कम से कम बच्चा 28 दिन से अधिक और 1 साल से पहले ही डेथ हो जाए, यानी पहला जन्मदिन नहीं मना पाए, उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। त्रिभुजाकार पिरामिड, स्थिर जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर समान। घंटी आकार का पिरामिड यानी बेल शेप, और तीसरा है कंस्ट्रक्टिव सेव यानी संकीर्ण आधार वाला पिरामिड। अब जोड़ी बनानी है आपको, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनसंख्या पिरामिड से हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या पिरामिड में सामान्यतः 3 प्रकार के पिरामिड पढ़े जाते हैं। एक वो होता है जिसे हम त्रिभुजाकार कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। एक होता है बेल शेप और एक होता है कंस्ट्रक्टिव। इंग्लिश में भी पढ़ के जाइएगा, हो सकता है हिंदी में आए ही नहीं एग्जाम में, इंग्लिश ही लिखी आ जाए बस। ठीक है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। अब देखिए, त्रिभुजाकार पिरामिड की बात हो रही है। जिसका त्रिभुजाकार पिरामिड का मतलब जिसका शीर्ष छोटा होगा और बेस क्या होगा? बड़ा होगा। और शीर्ष छोटा है और बेस बड़ा है, इसका मतलब बुजुर्गों की संख्या कम है और युवाओं की संख्या, बच्चों की संख्या ज्यादा है, यानी जन्म दर ज्यादा है। क्लियर? यानी जन्म दर कैसी है? हाई है, और डेथ रेट भी हाई है। क्यों? क्योंकि संकीर्ण है, यानी ज्यादा आयु तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो भाई ऐसा होगा, ये होगा ट्रायंगल शेप में। इसका मतलब नीचे जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है, तभी तो ज्यादातर लोग अपने जीवन प्रत्याशा कम है, लॉन्ग लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। लेकिन जन्म दर ज्यादा है यानी बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक लोग वृद्धावस्था तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी आपकी ना तो परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल हुआ है और ना ही हेल्थ सर्विस अच्छी है। क्लियर? यानी उच्च जन्म दर भी है और उच्च युवा जनसंख्या भी है। ये कौन सी अवस्था होगी? इसे कहेंगे त्रिभुजाकार पिरामिड। दूसरा है घंटी आकार का पिरामिड। घंटी आकार का पिरामिड क्या बताता है कि भाई जनसंख्या क्या हो चुकी है? स्थिर हो चुकी है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो चुकी है? बराबर हो चुकी है। और संकीर्ण आधार वाला पिरामिड, संकीर्ण आधार ठीक उल्टा बन जाएगा, यानी जन्म दर क्या हो गई है? कम हुई है, लेकिन जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ऋणात्मक शून्य वृद्धि हो चुकी है, आबादी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था हो गई? इसे कहते हैं संकीर्ण यानी कंस्ट्रक्टिव पिरामिड। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए का, ठीक है, 3। बी का क्या होगा? ठीक है, बी का होगा 1 और सी का क्या होगा? 2। तो इन्हें 3 1 2। तो सही आंसर क्या होगा? 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मातृ मृत्यु अनुपात में केवल गर्भावस्था, प्रसव के समय या प्रसव के कितने दिनों के भीतर होने वाली मौतों को सम्मिलित किया जाता है? तो मातृ मृत्यु दर हमेशा प्रति 1 लाख पर काउंट की जाती है, लेकिन इसमें किस समय काल को शामिल करते हैं? यानी प्रसव के गर्भावस्था के दौरान डेथ हो जाए, प्रसव के समय डेथ हो जाए, या प्रसव के कितने दिनों के भीतर डेथ हो जाए, प्रसव के पूरा होने के बाद भी, बच्चे के जन्म के बाद भी, उसे काउंट करेंगे हम। ठीक है, 30 दिन, 42 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला प्रश्न है। भारत में मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों में मातृ मृत्यु दर या मातृ मृत्यु अनुपात अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, क्या ये सही बात है? दूसरा, इन क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव का अभाव, एनीमिया और प्रसवोत्तर रक्तस्राव जैसी जटिलताएं प्रमुख कारक हैं। तो स्टेटमेंट, पहले तो स्टेटमेंट को समझिए। अब इन सभी डेटा को याद करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वें चरण की रिपोर्ट थी, ठीक है, उसको समझना होगा। परसों ही देखिए नमस्कार संजना जी, परसों ही बात हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय पर और भारत सरकार पर। यह प्रश्न पूछा गया है कई सारे अर्थशास्त्रियों ने और कई सारे सामाजिक संगठनों ने कि सरकार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6वां चरण है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट को जारी क्यों नहीं कर रही है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि जब 6वें चरण की रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, 2022 में आई थी 5वें चरण की रिपोर्ट,
अब 23, 24, 25 हर 3 साल में आती है, तो 26 वाली रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? ऐसी क्या समस्याएं हैं? अगर रिपोर्ट नहीं आएगी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, तो हमें हकीकत कैसे मालूम पड़ेगी? प्लानिंग कैसे की जाएगी? काम कैसे होगा? तो रिपोर्ट तो जारी करना जरूरी है। इसी को लेकर आपने देखा होगा 2 दिन पहले खूब चर्चा हो रही थी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 6वें चरण की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। क्योंकि जब रिपोर्ट आती है तब मालूम पड़ता है कौन सा राज्य की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा बाल मृत्यु दर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर कहां पर है? मध्य प्रदेश और बिहार में, असम में। तो जब ऐसी रिपोर्ट आती है तब जाके आपको ये डेटा प्राप्त हो पाता है। यानी पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि यही सब कारण है जिसके चलते क्या हुआ है। इन्हीं सब के चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और असम जैसे राज्यों में अभी भी मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आश्रितता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो की गणना करने के लिए किस आयु वर्ग को कार्यशील या उत्पादक जनसंख्या में या वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है? अब ये क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है 2018 वाले एग्जाम में। इसके अलावा 2021 में जो सेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए तो कौन से ग्रुप को शामिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एज ग्रुप को हम वर्किंग फोर्स में शामिल करते हैं या वर्किंग पॉपुलेशन में शामिल करते हैं? 15 से 59, 18 से 62, 14 से 60 या 15 से 65? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 15 से 65। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण का संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कोविन की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के बारे में, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब बहुत से लोग अभी भी 2008 का एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, किताबें अभी भी लिख रही हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2012 में खत्म भी हो चुका। आज से 14 साल पहले जो कार्यक्रम खत्म हो चुका है उसे भी किताबें लिख रही हैं, उसे भी बहुत से लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। वो पढ़िए जो 2014 के बाद हुआ है, उस कार्यक्रम को पढ़िए जो वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई कौन सा कार्यक्रम सरकार ने, कौन सा पोर्टल शुरू किया है? निक्षय पोर्टल, सुमन पोर्टल, यूविन पोर्टल या लक्ष्य पोर्टल? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है? यूविन पोर्टल। निक्षय पोर्टल बनाया गया है टीबी के मरीजों के लिए, ट्यूबरक्लोसिस, जिनको क्षय रोग होता है उनका डेटा रखने के लिए बनाया गया है निक्षय पोर्टल। सुमन पोर्टल बनाया गया है किसके लिए? आपके जो सुरक्षित मातृत्व अभियान कहते हैं इसे हम, सुरक्षित मातृत्व के लिए, ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके डेटा रखने के लिए। लक्ष्य पोर्टल नहीं है, लक्ष्य कार्यक्रम है। और लक्ष्य पोर्टल का में आपको जो भी ऑपरेशन थिएटर होते हैं जहां बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर को, इसके आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के लिए, उसका डेटा रखने के लिए लक्ष्य पोर्टल बनाया गया है। तो सही आंसर क्या है? यूविन पोर्टल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहले प्रश्न को देखिए आराम से कि प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है पहले ध्यान से इसको समझिएगा। जिन लोगों को भी वॉइस कम आ रही है, तो पहली बात तो ये कि आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइए, वहाँ डॉल्बी साउंड को एक्टिव कीजिए। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल साउंड का इस्तेमाल करते हैं, या हम केवल, ठीक है, बाहर से जो साउंड कम ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है उससे साउंड को तेज करते हैं। आपको अपने सिस्टम में जाके साउंड को आपके रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक मॉडरेट साउंड फिक्स रहता है डिफॉल्ट सेटिंग में, इसलिए। ठीक है, और जो लोग लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं या फिर जो टैबलेट में देख रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि इससे बेहतर माइक नहीं हो सकता अब। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, जब रिकॉर्ड हो जाएगा फिर मैं देख लूंगा कि माइक में वॉइस कैसी आ रही है, क्योंकि अभी मेरे टैबलेट पर वॉइस क्लास चल रही है और प्रॉपर तरीके से वॉइस आ रही है। जब मैं इसका रिकॉर्डेड डालूंगा वीडियो यूट्यूब पर, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा।
तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरी तरफ से वॉइस में कोई समस्या नहीं है, आपके डिवाइस की तरफ से समस्या है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगा माइक अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सिनाइजर माइक है। अब सिनाइजर माइक के बाद भी अगर वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है तो फिर तो ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार वीडियो पूरा हो जाने दीजिए। आप भी यूट्यूब पर देख लीजिएगा एक बार। मैं कभी एडिट नहीं करता, मैं सीधा वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वॉइस कैसी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलिखित नहीं है? अशोधित मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख, सतत विकास का लक्ष्य, बाल मृत्यु दर को 25 से नीचे लाना, जनसंख्या पिरामिड प्रतिपादन थॉमस माल्थस। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये सॉरी कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहली बात तो अशोधित मृत्यु दर सही है। ठीक है, अशोधित मृत्यु दर का फॉर्मूला ही ये होता है CDR, ठीक है, माइनस D/P इंटू, ठीक है, आपके 1000, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख पे निकालते हैं, ये भी सही है। सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल मिला के 17 लक्ष्य हैं। सतत विकास के लक्ष्यों में उन लक्ष्यों को अलग कर लीजिएगा, याद रखिएगा, जो गरीबी से, निर्धनता से, भुखमरी से, कुपोषण से, ठीक है, महिलाओं से जुड़े लक्ष्य हैं, उनको याद कर लीजिएगा अलग से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य में 3.2 जो है, ये बाल मृत्यु दर को 25 से नीचे लाने के लक्ष्य की बात करता है। तो एक और क्वेश्चन बन गया हमारा कि सतत विकास के लक्ष्यों में 2030 तक, क्योंकि 2030 तक हमें सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है, तो सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक अगर हमें पूरा करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें बाल मृत्यु दर को 25 से नीचे लाना होगा। ये किस में कहा गया है? SDG में कहा गया है। अब यही क्वेश्चन बन भी सकता है आगे जाकर। अगला, जनसंख्या पिरामिड का प्रतिपादन थॉमस माल्थस ने किया। नहीं, माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया है, जो सबसे पहला प्रारंभिक सिद्धांत माना जाता है। लेकिन जनसंख्या पिरामिड का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो जनसंख्या का जो पिरामिड का प्रतिपादन है वो थॉमस माल्थस ने नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के पीछे 3 बड़े किलर्स यानी थ्री बिगेस्ट किलर के रूप में किन्हें चिन्हित किया गया है? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब हम टीकाकरण कार्यक्रम पढ़ते हैं, मिशन इंद्रधनुष पढ़ते हैं, तब ये बातें उभर कर सामने आती हैं, क्योंकि बात हो रही है बाल मृत्यु दर की। और बाल मृत्यु दर का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिन्होंने पहला जन्मदिन मना लिया है, यानी 1 साल से अधिक आयु के हैं लेकिन 5 साल से कम के हैं, उन बच्चों को बाल मृत्यु दर में शामिल करते हैं। तो बाल मृत्यु दर की बात हो रही है, तो कौन सी 3 ऐसी बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं बच्चों को? ठीक है, याद रखिए, वो है आपका निमोनिया, डायरिया और कुपोषण। ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो भारत में 70% बच्चों की डेथ का सबसे बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन, जब किसी देश की आयु संरचना में, अब देखिए आपके सिलेबस में लिखा है ना लिंग और आयु संरचना, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। जब किसी देश की आयु संरचना में आश्रित जनसंख्या की तुलना में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक हो जाता है, यानी वर्किंग जो फोर्स है वो ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अगर आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, 15 से 59 साल के लोग अधिक हैं, तो ये तो आपके लिए फायदा होगा ना। और इसी को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनांकीय लाभांश कहा जाता है। भारत के किस राज्य में ऐतिहासिक रूप से शिशु मृत्यु दर देश में सबसे अधिक है, जिसे सुधारने के लिए हाल ही में दस्तक अभियान चलाया गया है? अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है। इसे भारत का इथोपिया भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर इथोपिया में है, अफ्रीका के इथोपिया में। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या शुरू किया सरकार ने? इसके लिए सरकार ने दस्तक अभियान शुरू किया है। तो आपको अभियान के बारे में मालूम होना चाहिए, किस राज्य में शुरू हुआ है, और दस्तक अभियान का पर्पस क्या है? शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। यानी एक ही प्रश्न से कई सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद माताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा शून्य सेवा सुलभता कमी के तहत सुरक्षित मातृत्व आश्वासन देने वाली सरकारी योजना का नाम क्या है? तो
प्रसव के दौरान, प्रसव के तुरंत बाद माताओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक सरकारी योजना शुरू करी। इस सरकारी योजना का नाम क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, सुमन, पोषण 2.0, निक्षय पोषण योजना या सांस। अब देखिए, पोषण 2.0 जो है वो हमारा जो मिड डे मील कार्यक्रम था उसी का ही सेकंड वर्जन है। निक्षय पोषण योजना जो है वो टीबी मरीजों के लिए शुरू हुई है, गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं, टीबी मरीज जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, क्षय रोग होता है जिन्हें, उनके लिए शुरू हुई है। सांस अभियान जो है वो उसका उद्देश्य जो बच्चे निमोनिया से मर जाते हैं, तो निमोनिया से होने वाले बच्चों की बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए शुरू किया गया है सांस अभियान। अब बचा सुमन। सुमन का फुल फॉर्म ही यही है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ठीक है, तो सुमन का फुल फॉर्म भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्या नाम है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, यही इसका नाम है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो गलती से भी, ठीक है, कोई भी योजना लगा के मत आ जाइएगा। इसलिए कहते हैं सही तरीके से पढ़िए और सही चीजों को पढ़िए। ये पुराण खंडी किताबें जो आती है ना, गुप्ता शर्मा और आर्यन पब्लिकेशन टाइप की किताबें, ये सब चीजें यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये अभी भी 1977 राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय की योजनाएं पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजनाएं पढ़ा रहे हैं। आपको 2014 के बाद की योजनाएं पढ़नी है, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। 1998 की योजना पढ़ ली बैठ के, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पढ़ रहे हैं, अरे अभी योजनाएं चल रही हैं, उसको पढ़िए। पीएम श्री योजना क्या है, उसको पढ़ के जाइए। क्लियर यहां तक? तो सुमन योजना क्या है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, विकासशील देशों के जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आधार संकीर्ण तथा शीर्ष चौड़ा होता है। बात किसकी हो रही है? विकासशील देशों की। और विकासशील देशों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? विकासशील देशों की जन्म दर ज्यादा होती है और स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा अच्छी नहीं होती, जिस कारण से डेथ रेट ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में बनता है ट्रायंगल, यानी 0 से 15 वालों की संख्या ज्यादा होती है लेकिन 59 वालों की संख्या कम होती है, यानी 60 प्लस वालों की संख्या कम होती है क्योंकि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती। बात वही हो रही है विकासशील देशों की। तो क्या विकासशील देशों में आधार संकीर्ण होता है? आधार संकीर्ण है? नहीं, आधार बड़ा होता है। इसका आधार अधिक चौड़ा और शीर्ष संकरा होता है। इस ये पूर्णतः बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल लग रहा है आपको? इसका मध्य भाग संकीर्ण होता है? नहीं, मध्य भाग भी संकीर्ण नहीं है। हमारे युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है विकासशील देशों में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। शिशु मृत्यु के वर्गीकरण के अंतर्गत प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर की अवधि क्या मानी जाती है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बात हो रही है किसकी? अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी की, यानी प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर। अब पहले तीन बातों को समझ लीजिए ताकि इससे संबंधित और भी प्रश्न अगर आ जाएं तो आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो एक होता है, ठीक है, आपने पढ़ा ही है, एक क्या है? प्रारंभिक नवजात शिशु मृत्यु दर। ठीक है, दूसरी होती है नवजात शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, और तीसरी होती है शिशु मृत्यु दर। तो तीनों के बारे में क्लियर जानकारी होनी चाहिए। जब प्रारंभिक शिशु मृत्यु दर की बात आती है तो इसका मतलब है कि बच्चे की डेथ अगर 7 डेज के भीतर हो जाए, 7 दिन के भीतर हो जाए, तो उसे कहते हैं क्या? प्रारंभिक नवजात शिशु मृत्यु दर, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर बच्चे की डेथ 28 दिनों के भीतर हो जाए, 20 डेज के भीतर हो जाए, तो इसे कहते हैं नवजात शिशु मृत्यु दर। लेकिन अगर बच्चे की डेथ 28 दिन से ज्यादा और 365 दिन से पहले ही हो जाए, यानी बच्चा पहला बर्थडे ना मना पाए, ठीक है, तो इसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। ये तीन कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, ताकि अभी तो आपसे प्रारंभिक नवजात शिशु मृत्यु दर पूछा गया है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में नवजात शिशु मृत्यु दर आ जाए या फिर शिशु मृत्यु दर पूछ लिया जाए। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण लगभग 30% निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मातृ मृत्यु दर तो आपको मालूम होना चाहिए, और सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर मध्य प्रदेश और असम में है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है इसका? असुरक्षित गर्भपात, उच्च रक्तस्राव, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, या प्रसवकालीन संक्रमण। तो ऐसा कौन सा कारण है जो मातृ मृत्यु दर में 30% का योगदान देता है? यानी मातृ मृत्यु दर में जितनी घटनाएं होती हैं, जितने केस होते हैं,
उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा 1/3 30% लगभग क्या है, ये कारण है। तो बताइए कौन सा कारण है? सही कारण है प्रसवोत्तर रक्तस्राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सतत विकास के लक्ष्यों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? अब देखिए, सतत विकास के लक्ष्यों से जोड़कर डेटा पूछा गया है, क्योंकि बाल मृत्यु दर को लाना है हमें 25 से नीचे। ठीक है, वो प्रति 1000 की बात हो रही है, और मातृ मृत्यु दर को हमें कितना लाना है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सतत विकास के लक्ष्यों में दो लक्ष्य आपको याद होने चाहिए। एक तो बाल मृत्यु दर में कितना लाना है, 25 से नीचे लाना है, और हमें मातृ मृत्यु दर में कितना करना है, 100 से कम, 70 से कम, 50 से कम या 32 से कम। तो सही आंसर क्या होगा, 70 से कम। हमें 70 से नीचे लाना है 2030 तक। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात हो रही है, कौन सा कथन असत्य है? पहले तो प्रश्न को पूरा पढ़ा कीजिए। मानो पढ़ा पूरा, जल्दी से टिक लगा दिया, गोले भर दिया। पेन से गोला भरना है, मिटा सत्य नहीं है। तो पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। अब देखिए, यदि कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष बड़ी है तो देश का जीडीपी तेजी से बढ़ने की संभावना है। ये तो सही बात है। अगर आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, आपके पास जीडीपी ग्रो के करने के मौका होगा। दूसरा, आश्रित जनसंख्या की अधिकता से सरकार पर सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। ये सही बात है। अगर बच्चों की संख्या ज्यादा है या बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, तो सरकार को पेंशन पर, अस्पतालों पर, इन सब चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तीसरा, जिस समाज में वृद्धों की संख्या अधिक होती है, वहां बुनियादी ढांचा निवेश स्वतः ही प्राथमिक शिक्षा की ओर मुड़ जाता है। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि अगर वृद्धों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या प्राइमरी एजुकेशन, क्या वृद्धों को पढ़ाई करानी है क्या? नहीं, उनको अस्पताल चाहिए, पेंशन चाहिए, हेल्थ सर्विस चाहिए। जैसे जापान में देखिए, स्कूल बंद हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों की संख्या नहीं है, स्कूल में पढ़ने वाले युवाओं की संख्या नहीं है, बच्चों की संख्या नहीं है। तो अगर वृद्धों की संख्या बढ़ती है तो स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ेगी। सरकार शिक्षा पे निवेश नहीं करेगी, बल्कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पे निवेश करेगी, सरकार पेंशन स्कीम पे निवेश करेगी। ठीक है, लिंगानुपात में भारी असंतुलन सामाजिक स्थिरता, विवाह संरचना को प्रभावित करता है। ये तो सही बात है, हरियाणा सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर लिंगानुपात सबसे तेजी से गिरा हरियाणा में, इसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते वहां पर पूरी की पूरी विवाह संरचना ही परिवर्तित हो गई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्योंकि आपसे असत्य कथन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पोर्ट डिलेज मॉडल का संबंध जनांकीय रूप से किससे है? अब ये 4 डिलेज मॉडल क्या होता है, पहले इसको समझिए। ठीक है, सामान्यतः ये माना जाता है कि भाई भारत में मातृ मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण क्या है, कि जो घर वाले इग्नोर कर देते हैं। महिला पीड़ित है, महिला रोगी है, या उसको कोई तकलीफ है, इग्नोर कर दिया। दूसरा, अस्पताल पहुंचने में देरी कर दी। तीसरा, अस्पताल पहुंच तो गए लेकिन अस्पताल में इलाज मिलने में देरी हो गई। और चौथा, अस्पताल से डिस्चार्ज जब होके आए तो घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये 4 प्रकार के जो डिले होते हैं, इसी को कहा जाता है 4 डिले मॉडल। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है मातृ और शिशु मृत्यु के कारणों की गणना करने में। कि भारत में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कारणों में ये 4 कारण बड़े हैं, इसे कहते हैं 4 डिले मॉडल। फिर ध्यान समझिए, समझ लीजिए। 4 डिले मॉडल का मतलब क्या है, कि बच्चे या गर्भवती महिला, जो प्रसव महिला है, ठीक है, या प्रसव से पहले की अवस्था में महिला को तकलीफ है लेकिन इग्नोर कर दिया, यानी देखभाल में देरी कर दी। दूसरा, अस्पताल ले जाने में देरी कर दी। तीसरा, अस्पताल तो ले गए लेकिन वहां इलाज मिलने में देरी हो गई। और चौथा, जब डिस्चार्ज करा के आए तो फिर उसको देखभाल करने में देरी कर दी। तो ये कंडीशन कहलाती है, इसे कहते हैं 4 डिले मॉडल। अगला क्वेश्चन, भारत में टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर को रोकने और रोगियों का पोषण सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना चलाई जा रही है? इसकी बात हो रही है, ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है, टीबी की बात हो रही है। तो टीबी के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? बट टीबी के लिए मात्र अभियान कौन शुरू करेंगे आप? ठीक है, निक्षय पोषण योजना, मिशन इंद्रधनुष या आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो ये टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसमें
बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया है। सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए है। तो आंसर क्या है? यह है निक्षय पोषण योजना, और इसी को डेटा को रखने के लिए निक्षय पोर्टल भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बुजुर्गों का प्रतिशत कितना है? ऐसे पेपर पेपर आपके एमपीपीएससी में, ठीक है, खेल कर देते हैं। पढ़ के हम जाते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और जब पेपर ऐसा आता है तो फिर पेपर हाथ पास हो जाता है। हम तुक्का मार के आते हैं और फिर सोचते हैं कि गूगल हमें वही आंसर दे जो हम लगा के आए हैं। तो भाई 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत में जो बुजुर्गों की संख्या, आबादी है, यानी जो 60 प्लस वाले लोग हैं, 60 साल से अधिक आयु वाले लोग हैं, इनका परसेंटेज कितना है भारत की कुल जनसंख्या में? 5.5%, 8.6%, 12.1% या 15.0%? तो सही आंसर क्या है? 8.6%। अगला क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर को कम करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैज्ञानिक रूप से सबसे प्रभावी माना जाता है? तो अगर आपको शिशु मृत्यु दर में कमी लानी है तो कौन से कारक को इस्तेमाल करेंगे आप? जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान की शुरुआत और 6 महीने तक केवल मां का दूध, बच्चों को पूरक आहार के रूप में तुरंत ठोस भोजन देना, संस्थागत प्रसव के बजाय पारंपरिक घरेलू प्रसव प्रथाओं को अपनाना, और केवल विटामिन डी की उच्च खुराक देना। ठीक है, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, कई बार डीडी नेशनल पर या आपकी गवर्नमेंट के ऐड भी आते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी एचआरपी की ट्रैकिंग के लिए विशेष डिजिटल सॉफ्टवेयर और डैशबोर्ड का उपयोग करने वाली हालिया सरकारी पहल का नाम क्या है? सरकार ने ये देखा है कि भाई पहले जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, इसमें सबसे पहले डेटा को रखा जाए ताकि जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जिनको कहीं ना कहीं हाई रिस्क पर हैं, ठीक है, इनको पहले फोकस किया जाए ताकि मातृ मृत्यु दर में और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? डिजिटल पहल शुरू की गई है। अंजलि पहल, सांस पहल, लक्ष्य पहल या यूविन पहल? तो सही आंसर क्या है? अंजलि पहल। क्योंकि साहस पहल किसके लिए शुरू की गई है? सांस पहल शुरू की गई है निमोनिया से जो बच्चे बाल मृत्यु दर होती है उसमें कमी लाने के लिए। लक्ष्य पहल बनाई गई है जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं वहां पर आधारभूत ढांचा डेवलप करने के लिए, उनका रिनोवेशन करने के लिए। यूविन पहल शुरू की गई है, ठीक है, डेटा रखने के लिए गर्भवती महिलाओं का और बच्चों का। तो सही आंसर क्या है? अंजलि पहल। अगला क्वेश्चन, जैविक रूप से महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से अधिक होती है, परंतु कुछ समाजों में महिलाओं की मृत्यु दर अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? नॉर्मल कंडीशन में तो महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा जीती हैं, लेकिन कुछ समाजों में महिलाओं की मृत्यु दर, डेथ रेट ज्यादा है। ऐसा क्यों? अनुवांशिक रूप से कमजोर शारीरिक संरचना, लैंगिक भेदभाव, कुपोषण और उच्च मातृ मृत्यु दर, पुरुषों की तुलना में अधिक श्रम करना, जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव? तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, कई बार आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो लैंगिक भेदभाव, कुपोषण और कहीं ना कहीं उच्च मातृ मृत्यु दर इसका सबसे बड़ा कारण है। अगला क्वेश्चन, सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनसांख्यिकी में किस लक्ष्य को लक्षित करता है, या माफ कीजिएगा, किस दर को लक्षित कर कम करता है? यानी जो सांस अभियान शुरू किया गया है उसका पर्पस क्या है, या किस दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है? सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर, वयस्कों में मधुमेह से होने वाली मृत्यु दर, निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर या कैंसर जनित मृत्यु दर? तो 2 से 3 बार हम देख चुके हैं सांस पोर्टल को, सांस अभियान को, ठीक है। तो किसके लिए शुरू किया गया है सांस पोर्टल या सांस अभियान? जो बच्चे बाल मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है निमोनिया, उस निमोनिया को दूर करना है, निमोनिया को खत्म करना है भारत से, ठीक है। तो निमोनिया से होने वाली डेथ में कमी लाने के लिए सांस पोर्टल शुरू किया गया है। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड में यदि किसी देश का ग्राफ उल्टे कटोरे या बेल आकार का दिखाई देता है तो यह समाजशास्त्र में किस प्रकार की जनांकीय प्रवृत्ति को दर्शाता है? अगर बेल शेप में है, 3 शेप होते हैं, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, ट्रायंगल या बेल शेप। अगर बेल शेप में कोई समाज की आयु संरचना पहुंच चुकी है, जेंडर स्ट्रक्चर पहुंच चुका है, तो क्या बताएगा वो?
तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं, अगर तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या होती तो क्या होता, ट्रायंगल शेप बनता। स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, अत्यधिक ह्रास या विलुप्त होती जनसंख्या, अगर विलुप्त होती जनसंख्या होती तो क्या होता, ठीक है, जन्म दर बहुत तेजी से कम दिखाई देती। अनियंत्रित जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, याद रखिए बेल जो शेप बनता है वो हमेशा डेवलप कंट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसी कंट्री जहां स्थिर जनसंख्या में स्थिरता आ चुकी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे जनसंख्या स्थिर हो चुकी है, यानी स्थिर जनसंख्या और मृत्यु दर को दर्शाती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोधित मृत्यु दर की गणना को समय अंश यानी न्यूमरेटर में निम्नलिखित में से किसे रखा जाता है। ध्यान समझिएगा, अशोधित मृत्यु दर की गणना करते समय न्यूमरेटर में निम्नलिखित में से किसे रखा जाता है। मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या को, एक वर्ष में होने वाली मौतों की कुल संख्या को, प्रति हजार जीवित जन्मों की संख्या को, या प्रसव के दौरान मृत माताओं की संख्या को। जब भी हम सीडीआर निकालते हैं तो क्या पता करते हैं कि भाई प्रति एक वर्ष में कितने लोगों की डेथ हुई है, मौतों की संख्या निकालते हैं बस। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जनांकीय संकेत, डेमोग्राफिक इंडिकेटर, समाज में महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति और पोषण के स्तर का सबसे सटीक रूप से दर्शाता है। भाई किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश में हम कैसे पता करेंगे कि महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं का पोषण का स्तर कैसा है, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। सबसे आसान तरीका है, वहां पे मातृ मृत्यु दर को समझ लीजिए, यानी एमएमआर, यानी मातृ मृत्यु अनुपात को आप समझ जाएं तो आप क्लियर हो जाता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव पिरामिड के संदर्भ में कौन सा पूर्ण सत्य है। ठीक है, अब यहाँ बेल शेप की बात नहीं हो रही है या ट्रायंगल शेप की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी, कंस्ट्रक्टिव शेप की। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अत्यधिक उच्च स्तर पर होती हैं। इसका आधार बहुत चौड़ा होता है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। इसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि शून्य और ऋणात्मक हो जाती है। ये मुख्य रूप से सहारा मरुस्थल के देशों में पाया जाता है। कंस्ट्रक्टिव जब भी होगा इसका मतलब है कि नई आबादी नहीं हो पा रही है, यानी जन्म दर बहुत कम हो चुकी है, ठीक है, याद रखिएगा। इस कारण से क्या हुआ है, इस कारण से जनसंख्या में गिरावट आने लगती है, जैसे जापान है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, इटली है, ये वो कंडीशन में पहुंच चुके हैं जहां आबादी अब कम घट रही है। तो बेल शेप में क्या होता है, आबादी में स्थिरता आती है, लेकिन इस शेप में तो ठीक आबादी में गिरावट आने लगती है। क्लियर। भारत में शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत होने वाली मौतों के सबसे बड़ा हिस्सा 70 से 75% किस श्रेणी की मृत्यु का है। बच्चों जो शिशु मृत्यु दर होती है भारत में, उसमें सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार की मृत्यु का है। तो प्रसवोत्तर मृत्यु, नवजात मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर। तो भारत में सबसे बड़ा कारण क्या है, शिशु मृत्यु दर में 70% जो डेथ होती हैं बच्चों की, वो किस रूप में होती हैं। तो मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर या प्रसवोत्तर मृत्यु दर। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, प्रसवोत्तर मृत्यु दर। समाजशास्त्र और जनांकीय में महिला साक्षरता दर शिशु मृत्यु दर से कैसा संबंध दर्शाती है। अगर हम समाजशास्त्र की बात करें, सोसाइटी में साक्षरता का और शिशु मृत्यु दर का बीच का क्या संबंध है। ठीक है, वह सीधा और व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इनवर्स रिलेशन है, सीधा और अनुक्रमानुपाती संबंध है, कोई संबंध नहीं है, सकारात्मक और रेखीय संबंध है। इसमें कोई कठिन चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर साक्षरता बढ़ती है कोई जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है, समझ बढ़ती है, तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो महिला साक्षरता बढ़ेगी तो आपके शिशु मृत्यु दर में गिरावट आएगी। तो इसका मतलब संबंध कैसा हुआ, संबंध हुआ सीधा और व्युत्क्रमानुपाती। डायरेक्ट रिलेशन है साक्षरता का शिशु मृत्यु दर से, और रिलेशन कैसा है, ठीक उल्टा रिलेशन है, अगर साक्षरता बढ़ती है तो शिशु मृत्यु दर कम हो जाएगी। क्लियर। भारत सरकार द्वारा संचालित लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य जनांकीय उद्देश्य क्या है। अभी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लक्ष्य है, निक्षय पोर्टल है, सांस है, अंजलि है, ये सारी चीजें याद होना चाहिए। तो लक्ष्य की बात हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर की गुणवत्ता में सुधार कर मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को कम करना,
वृद्धों के लिए वृद्धा आश्रमों का आधुनिकीकरण करना और किशोरों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना। तो लक्ष्य जो पोर्टल बनाया गया है, लक्ष्य जो कार्यक्रम शुरू किया गया, इसका पर्पस क्या है? जो मैटरनिटी वार्ड है, जो ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है, लेबर रूम कहलाते हैं जो, उनको जीर्णोद्धार करना, रिनोवेशन करना, उनको अपडेट करना, उनको मॉडर्न हेल्थ सर्विस के अनुसार, मॉडर्न हेल्थ ठीक है सिचुएशन के अनुसार डेवलप करने के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड की बनावट के संदर्भ में यदि किसी देश का पिरामिड नीचे से अधिक चौड़ा और ऊपर से कैसा हो, ऊपर शीर्ष की तरफ सकरा हो जाए, तो वो किस देश का को रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब 50 यानी 60 प्लस वाले लोग जो हैं वो क्या हैं? कम हैं, और 0 से 15 वाले क्या हैं? ज्यादा हैं। इसका मतलब जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, जापान या जर्मनी, ये बताता है किसका शेप? ट्रायंगल शेप। और ट्रायंगल शेप कहाँ देखने को मिलता है? विकासशील देशों में। सही आंसर क्या आएगा? नाइजीरिया। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रीय अध्ययनों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होने का कारण क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर ज्यादा क्यों है शहरी क्षेत्रों की तुलना में, ये पूछा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक रूप से कमजोर बच्चों का जन्म होता है? नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण और पारंपरिक असुरक्षित प्रसव प्रथाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासन की उच्च दर होना, और शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण का कम होना। सही आंसर क्या है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाई हैं। मालूम पड़ा 10-15 गांव हैं, किसी एक गांव में ही स्वास्थ्य सेवा केंद्र बना हुआ है, यहाँ ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है, आसपास कहीं है ही नहीं कुछ स्वास्थ्य सेवाएं। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, आज भी कहीं ना कहीं असुरक्षित प्रसव यानी संस्थागत प्रसव से बचने की कोशिश होती है। लोग अभी भी चाहते हैं कि हमारे घर के आंगन में बरगद के पेड़ के नीचे हमारा बच्चे का जन्म हो। अभी भी दाई माँ को बुलाया जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके चलते कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, सैमुअल प्रेस्टन के प्रेस्टन वक्र के अनुसार मध्यम और उच्च आय वाले अमीर देशों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर जीवन प्रत्याशा पर क्या असर पड़ेगा? तो पहला क्वेश्चन भी हमने यहीं से शुरुआत की थी कि सैमुअल प्रेस्टन ने 1975 में प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के बीच के संबंध को बताने के लिए प्रेस्टन वक्र डेवलप किया था। अब ये प्रश्न ये पूछा गया है कि अमीर देशों में, कहां पर? अमीर देशों में जो पहले से संपन्न है, अगर उनमें प्रति व्यक्ति आय को और बढ़ाया जाए तो जीवन प्रत्याशा पर क्या असर पड़ेगा? जीवन प्रत्याशा में तीव्र उछाल आएगा, जीवन प्रत्याशा तेजी से घटने लगेगी, जीवन प्रत्याशा पर आय बढ़ने का प्रभाव बहुत सीमित हो जाता है और वह एक स्तर पर जाकर स्थिर होने लगती है, आय और जीवन प्रत्याशा का संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो बड़ा पहले ध्यान समझिए। तो पहले सैमुअल प्रेस्टन ने ये प्रेस्टन वक्र जो बनाया, ये क्या कहता है, इसके पहले मीनिंग को समझिए। ये वक्र ये कहता है कि जो विकासशील देश होते हैं, गरीब देश होते हैं, अगर यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो तेजी से जीवन प्रत्याशा बढ़ती है। यानी ठीक है, तो शुरुआत में बहुत तेजी से जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी क्योंकि आपने अच्छी हेल्थ सर्विस दे दी, लोगों के हाथ में पैसा आने लगा, लोग भरपेट भोजन करने लगे। तो अभी तक जो 40-45 साल में मर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं 60 साल तक अपनी एज को खींच लेंगे। लेकिन एक समय पर पहुंचने पर क्या होगा? जब अमीर देश हो जाएंगे, आपकी जीडीपी बहुत हाई हो जाएगी, अमेरिका यूरोप की तरह हो जाएगी, जब खूब संपन्नता आ जाएगी, तो फिर आपकी इनकम कितनी भी बढ़ा दी जाए, फिर एक समय के बाद क्या हो जाती है? कहीं ना कहीं अब वो आपकी स्थिरता आ जाती है। ये कौन है कि आपके अकाउंट में एलन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो क्या 500 साल जी लेंगे? जिएंगे तो फिर भी 80-90 साल ही ना। तो एक समय के बाद प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर, ठीक है, आपकी जीवन प्रत्याशा एक समय के बाद नहीं बढ़ सकती। यही कहा गया है, यही होता है प्रेस्टन वक्र। क्लियर? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो प्रेस्टन वक्र हमें यही बताता है कि शुरुआत में गरीब देशों में, विकासशील देशों में जब इनकम बढ़ती है लोगों की, तो जीवन प्रत्याशा बहुत तेजी से बढ़ती है। लेकिन जैसे ही देश अमीर हो जाता है, संपन्न हो जाता है, जीडीपी अच्छी ग्रो कर जाती है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा हो जाती है, तो एक सीमा के पहुंचने के बाद जीवन प्रत्याशा नहीं बढ़ सकती। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत में सैंपल रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के आधार पर वर्तमान आशोधित मृत्यु दर यानी सीडीआर प्रति 1000 जनसंख्या पर लगभग कितनी दर्ज की गई है? 9.5 प्रति 1000, 6.0 प्रति 1000, 12.2 प्रति 1000 या 3.5 प्रति 1000? तो सही आंसर क्या है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.0 प्रति 1000। ठीक है, अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है अभी हाल फिलहाल इसी 10 से 12 दिनों के भीतर, तो फिर सारा डेटा चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वें चरण की रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसके बाद से अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। 26 में आने वाली है, तैयार हो चुकी है, लेकिन सरकार ने जारी नहीं की है। अगर वो रिपोर्ट आती है तो फिर आपको डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। फोर्थ डिलेज मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति तीसरी देरी को सही रूप से परिभाषित करती है? और फोर्थ डिलेज मॉडल जो होता है, इसमें 3-4 प्रकार की देरियां होती हैं। पहला, ठीक है, जो गर्भवती महिला है उसकी देखभाल में देरी। दूसरा, अस्पताल पहुंचाने में देरी। तीसरा, अस्पताल में इलाज शुरू होने में देरी। और चौथा, इलाज के बाद डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज के बाद घर में देखभाल में देरी। ये 4 प्रकार की देरी होती है। तीसरी देरी क्या है? अस्पताल पहुंच तो गए लेकिन अस्पताल में इलाज मिलने में देरी हो गई। क्लियर? इसे कहते हैं थर्ड डिले। सही आंसर क्या होगा? गर्भवती महिला या परिवार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को समय पर ना पहचानना, ये पहली देरी है। भौगोलिक दुर्गमता या परिवहन के साधनों के अभाव के कारण अस्पताल तक पहुंचने में होने वाला विलंब, ये दूसरी देरी है। उचित स्वास्थ्य सुविधाओं या अस्पताल पहुंचने के उपरांत वहां चिकित्सीय उपचार या देखभाल शुरू होने में देरी, वहां इलाज ही शुरू नहीं हो पाया, ये तीसरी देरी होती है। और ये आपसे पूछा गया है तीसरी देरी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आयु संरचना के अंतर्गत बालक वर्ग को आर्थिक दृष्टि से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? देखिए, आर्थिक रूप से उत्पादक वर्ग, जैविक रूप से अपरिवर्तनीय वर्ग, आश्रित या अनुत्पादक वर्ग, क्रियाशील श्रम शक्ति वर्ग। अगर बीच में कोई भी रिपोर्ट आती है या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6वें चरण की रिपोर्ट आती है तो उस पर एक अलग से लेक्चर बना दिया जाएगा, क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिट नंबर 9 आपको करंट से जोड़कर पढ़नी पड़ती है, इसलिए। चलिए, तो बात हो रही है आयु संरचना के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को काय में शामिल करेंगे। तो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे उत्पादक वर्ग में शामिल नहीं होते हैं, अनुत्पादक वर्ग होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं? ये आश्रित होते हैं और अनुत्पादक होते हैं, क्योंकि 15 से लेकर 59 को माना जाता है वर्किंग कैपिटल, यानी क्रियाशील वर्ग होता है, वो आर्थिक रूप से उत्पादक वर्ग भी होता है। लेकिन 0 से 14 वाला जो होता है वो आश्रित होता है, अनुत्पादक वर्ग में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 38, चिकित्सीय विज्ञान और जनसांख्यिकी के अनुसार किस सीमा से कम वजन वाले बच्चे को कम वजन का नवजात माना जाता है? ठीक है, 3.3 किलोग्राम से कम, 2.5 किलोग्राम से कम, 1.5 किलोग्राम से कम या 4 किलोग्राम से कम। इस बच्चे को LBW, लो बर्थ वेटेज वेट कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, कहां तक पहुंचे हैं? वंदना जी ने सही जवाब दिया है, संजना जी का जवाब भी सही है। चले, तो चिकित्सा विज्ञान में क्या माना जाता है कि कितने, मतलब किस सीमा से कम वजन के बच्चों को LBW में काउंट किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? 2.5 किलोग्राम। अगर बच्चे का जन्म 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसे क्या माना जाएगा? LBW, लो बर्थ वेट माना जाता है। अगला क्वेश्चन 39, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करने वाले जनसंख्या पिरामिड के प्रतिपादक का श्रेय किसे जाता है? अभी क्वेश्चन पढ़ा था ना इससे पहले भी कि जनसंख्या पिरामिड किसने डेवलप किया था, तो बताइए। थॉमस माल्थस, डेविड रिकार्डो, थॉमसन एंड आर्थर लेविस, किंग्सले डेविस, फ्रैंक नोटेस्टीन, कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंजल्स। तो सही आंसर क्या है? थॉमसन एंड लेविस। तो आर्थर लेविस और WM थॉमसन ने जनसंख्या पिरामिड डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समाज में वृद्धों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, देखिए ध्यान समझिएगा, वृद्धों की संख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है और कार्यशील जनसंख्या का अनुपात घट रहा हो, तो सरकार को किस क्षेत्र पर निवेश बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है? यानी वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है, 15 से 59 साल के लोगों की संख्या कम हो रही है और वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, तो आपको किस विषय में या किस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा सरकार को? प्राथमिक विद्यालय और खिलौना उद्योग, भाई बच्चे ही नहीं है, वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, बुजुर्ग कौन खिलौने से खेलेंगे, बुजुर्ग कौन स्कूल जाएंगे? आपके जेनेटिक केयर, स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन योजनाओं पर, नए कारखानों और भारी उद्योगों पर, बाल सुरक्षा और मातृत्व अवकाश नीतियों पर। क्वेश्चन क्या है? वृद्धियों की संख्या बढ़ रही है, कार्यशील जनसंख्या कम हो रही है, तो नए उद्योग की आवश्यकता ही कहाँ है?
ठीक है, बाल सुरक्षा की आवश्यकता कहाँ है? आपको बुजुर्गों की देखभाल करनी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत सरकार द्वारा पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का मुख्य लक्ष्य बच्चों में किन प्रवृत्तियों को कम करना है? तो भाई पीएम पोषण अभियान, जिसे हम मिड डे मील अभियान भी कहते थे पहले, तो पीएम पोषण 2.0 का पर्पस क्या है? तो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, उसका पर्पस क्या है? आंगनवाड़ी सेवाओं को बेहतर क्यों बनाने की बात हो रही है? ताकि स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाई जा सके, स्टैंडिंग यानी आपके ढिगनापन और वेस्टिंग यानी कम वजन को कम कर सकें, बच्चों पे मोटापे को दूर कर सकें, या बाल श्रम की दर को कम कर सकें। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चे क्यों जाते हैं? क्योंकि एक बेसिक एजुकेशन होती है, प्री स्कूलिंग एजुकेशन मिलती है, बच्चों का वैक्सीनेशन हो पाता है और बच्चों को भरपेट भोजन मिल पाता है एक टाइम का। इससे बच्चों में कुपोषण दर में कमी आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयु संरचना के संदर्भ में कार्यशील वर्ग को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ये आर्थिक रूप से अनुत्पादक और जैविक रूप से निष्क्रिय वर्ग होता है। बात हो रही है वर्किंग पॉपुलेशन की। तो वर्किंग पॉपुलेशन क्या अनुत्पादक होती है? ठीक है, भारत की हो सकती है लेकिन दुनिया की नहीं होती है। दूसरा, ये आर्थिक रूप से उत्पादक और जैविक रूप से प्रजनन योग्य वर्ग है जो देश की श्रम शक्ति का निर्माण करता है। ये पूर्णतः आश्रित जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के सेवा मुक्त लोगों को वर्ग है। तो वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये उत्पादक होती है और जैविक रूप से प्रजनन योग्य होती है और ये श्रम शक्ति का निर्माण करने में सक्षम होती है। मातृ मृत्यु अनुपात की गणना करते समय प्रतिदर्श यानी सैंपलिंग के रूप में प्रति कितने जीवित जन्मों का मानक माना जाता है? तो मातृ मृत्यु दर की गणना कैसे होती है? प्रति 1000 जीवित जन्म पर, प्रति 10,000 जीवित जन्म पर, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर, या प्रति 10 लाख जीवित जन्मों पर? तो मातृ मृत्यु दर की जब भी आप परिभाषा पढ़ते हैं, हमेशा प्रति 1 लाख की बात होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के इतिहास में पारंपरिक रूप से लड़कों की तुलना में लड़कियों की बाल मृत्यु दर अधिक होने का सामाजिक कारण क्या है? ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है, थोड़ा आपके एंगल बदल के पूछा गया है कि भाई महिलाओं में मृत्यु दर ज्यादा क्यों होती है पुरुषों की तुलना में। ठीक उसी प्रकार ये प्रश्न पूछा गया है कि लड़कियों में मृत्यु दर ज्यादा क्यों होती है? अनुवांशिक भिन्नता के चलते, लैंगिक भेदभाव, बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य की उपेक्षा के चलते, जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव, या प्रवासन की उच्च दर? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो बड़े ही सामान्य से होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रसवोत्तर मृत्यु दर के अंतर्गत शिशु की मृत्यु की समय अवधि क्या होती है? अब ध्यान समझिएगा, प्रसवोत्तर मृत्यु दर की बात हो रही है, तो प्रसवोत्तर मृत्यु दर के अंतर्गत शिशु की मृत्यु की सामान्य अवधि क्या होती है? ठीक है, क्वेश्चन भी हमने देखा था, एक होती है क्या अर्ली, एक होती है पोस्ट। तो जन्म के 24 घंटे के भीतर, जन्म के 7 दिनों के भीतर, जन्म के 28 दिन के बाद, और 1 वर्ष की आयु पूरे होने पर, या 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु पूरे होने पर। क्लियर? तो पहली बात तो 24 घंटे वाले को काउंट ही नहीं करते। 7 दिनों के भीतर, अगर 7 दिनों के भीतर डेथ हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम अर्ली, ना कि पोस्ट। बात हो रही है पोस्ट नेटल की, अर्ली नेटल की बात नहीं हो रही है। 1 वर्ष से 5 वर्ष की बात होगी तो इसे कहेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, CMR, यानी आपसे बाल मृत्यु दर कहेंगे। सही आंसर क्या होगा? 28 दिन के बाद हो और या 1 साल से पहले हो जाए तो इसे कहते हैं आपके प्रसवोत्तर मृत्यु दर। सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 3.0 के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक बाल मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितने से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसकी चर्चा भी हमने पहले भी की थी, एक ऑप्शन में आया भी था क्वेश्चन कि अगर बाल मृत्यु दर में हमें कमी लानी है, ठीक है, 2030 तक, तो लक्ष्य कितना रखा गया है? 3.2 के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लक्ष्य नंबर 3.2 के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है 25 से नीचे लाने का। ठीक है, तो कहां से नीचे लाना है हमें? 25 से कम लाना है प्रति 1000 पर, और मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख पर 70 से कम लाना है। यदि किसी देश के आयु लिंग पिरामिड का मध्य भाग यानी 15 से 59 वर्ष का भाग अत्यधिक फूला हुआ और चौड़ा दिखाई देता है, तो यह किस बात का सूचक है?
अगर किसी भी समाज, स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी भी जनसंख्या पिरामिड में 15 से 59 वाला भाग चौड़ा है, फैला हुआ है, इसका मतलब युवाओं की आबादी ज्यादा है। ठीक है। देश में तीव्र गति से वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, गलत। देश में जनांकिकी लाभांश की स्थिति में है और वहां विशाल श्रम शक्ति मौजूद है, यही सही आंसर है। देश में शिशु जन्म दर अचानक अप्रत्याशित विस्फोट हुआ है। अगर शिशु जन्म दर ज्यादा होती तो नीचे का बेस चौड़ा होता, बीच का भाग चौड़ा नहीं होता। देश की कुल आबादी तेजी से घट रही है, नहीं, युवा आबादी ज्यादा है तो जन्म दर और ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो ये आंसर नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन और जननी सुरक्षा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार मुख्य रूप से किस व्यवहार को बढ़ावा दे रही है? घरेलू और प्रारंभिक प्रसव प्रथाओं को, संस्थागत प्रसव को, प्रसव के तुरंत बाद काम पर लौटने की प्रवृत्ति को, या संयुक्त परिवारों में प्रसव प्रबंधन को? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, संस्थागत प्रसव को। सैमुअल प्रेस्टन द्वारा प्रतिपादित प्रेस्टन वक्र मुख्य रूप से किस रूप में परिलक्षित होता है? एक सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में, एक सीधी क्षैतिज रेखा के रूप में, एक घुमावदार मोड़ या उल्टे एल के रूप में, या पूर्ण वृत्त के रूप में? तो प्रेस्टन वक्र कैसा बनता है? प्रेस्टन वक्र हमेशा ऐसा बनता है, यानी पहले ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर जीवन प्रत्याशा क्या होगी? बहुत तेजी से बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं उल्टा एल। तो सही आंसर क्या होगा आपके? ऑप्शन नंबर सी। जनांकिकी में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो का वास्तविक अर्थ क्या है? ये दर्शाता है कि वृद्ध जनसंख्या पर कितने बच्चे निर्भर हैं। ये दर्शाता है कि आर्थिक रूप से उत्पादक और कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित जनसंख्या कितना बोझ है। ये पुरुषों पर निर्भर महिलाओं के प्रतिशत को मापता है। ये देश की आयात पर निर्भरता को प्रदर्शित करता है। तो डिपेंडेंसी रेट ये बताता है कि जो 15 से 59 वाले लोग हैं, कार्यशील जनसंख्या है, इन्हें कितने लोगों का भरण पोषण करना होगा, इन पर कितना बोझ है बच्चों का और बुजुर्गों का, ये बताता है डिपेंडेंसी रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा, ठीक है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया। आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में भेज सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट है, आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर या डायरेक्ट कमेंट करके आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे कल। कल है संडे, संडे को भी हम सुबह तो मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा संडे का लेक्चर। संडे को हम पढ़ेंगे दोपहर 1 बजे, और दोपहर 1 बजे के लेक्चर में संडे को हम क्लास कवर करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में केवल 2 ही टॉपिक बचे हैं, राजनीति और अर्थव्यवस्था। उससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए 25-25 क्वेश्चन बनाएंगे दोनों से, यानी 50 क्वेश्चन होंगे राजनीति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से। तो यूनिट नंबर 1 हमारी पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।